नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सबसे पहले जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है। कई नेताओं के साथ वो बातचीत भी करेंगे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 6 दिन वो विदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। 3 ऐसे देश जहां पर वो दौरा करेंगे। आपको बता दें कि सबसे पहले वो जापान पहुंच चुके हैं, उसके बाद पापुआ जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की भी वो यात्रा करेंगे। फिलहाल G7 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो गए हैं। आज से लेकर ये दौरा शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कई मायनों में ये दौरा बेहद अहम, कई ऐसे नेता जिनसे वो बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन के लिए विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पहले वो जापान पहुंच गए हैं। आपको बता दें यहाँ जापान पहुंचे। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया है और इसी के साथ ही कई ऐसे नेता जिनसे वो बातचीत करेंगे। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, ये बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 6 दिन के दौरे पर वो रहने वाले हैं। 3 ऐसे देश जिसमें वो शामिल होंगे। जापान वो पहुंच गए हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से करीब 6 दिवसीय जो है विदेश दौरे पर हैं। जापान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि जापान पहुंच चुके हैं। जापान के हिरोशिमा शहर में प्रधानमंत्री का कई जो कार्यक्रम है वो तय किया गया है। करीब अगर G7 की अगर हम बात करें, जो शिखर सम्मेलन है उसके दौरान करीब 40 ऐसे जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के तय किए गए हैं। इस दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय कई जो नेता हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और निश्चित रूप से भारत की अगर हम बात करें तो भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर बन रहा है और भारत को जिस तरीके से विदेशों में अगर हम बात करें तो काफी महत्व दिया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री की रणनीति रही है, विदेश नीति रही है और भारत लगातार इसको कहीं ना कहीं नेतृत्व की दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और तमाम जो देश है वो भारत को किस तरीके से महत्व दे रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा एक न्योता दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर पहले, करीब 2 घंटे की अगर हम बात करें, 2 घंटे पहले दिल्ली से सीधे जापान के लिए रवाना हुए हैं। उनके साथ तमाम जो कार्यालय के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो चर्चाएं हैं वो जापान में भी होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की लेकर बात करें इसको लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर भी चर्चा होगी और निश्चित रूप से जब भी ऐसी बहुपक्षीय चर्चाएं होती है तो आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होती है। और सीधे तौर पर आपने देखा कि कई मंचों पर भारत ने किस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब बिना नाम लिए हुए दिया है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का जापान दौरा माना जा रहा है। चूंकि 6 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। और जिस तरीके से कार्यक्रम बताए जा रहे हैं कि अलग अलग जो विदेशी नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। करीब 40 ऐसी जो बैठकें हैं या यूं कहें कि जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया की बात करें या जापान की बात करें, दोनों ही जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान कई बैठकें भी होंगी और इस बैठकों में एक रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से जो 2 देशों के बीच में संबंध है और बेहतर किया जा सके। क्योंकि भारत लगातार यही कोशिश करता है कि जो भारत के पड़ोसी देशों की बात करें जिनके साथ भारत की मित्रता रही है उनके साथ संबंध और बेहतर हो सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और भारत की यही विदेश नीति में आपने देखा किस तरीके से परिवर्तन हुआ है और विदेशों में किस तरीके से भारत की तारीफ हो रही है। चाहे प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की बात करें, स्टार्टअप इंडिया की बात करें, कई मौकों पर विदेशों ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की है। तो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण जो दौरा है जापान का या ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। इस दौरान कई जो दिग्गज चेहरे हैं विदेशों के उनसे भी मुलाकात होगी, कई उद्योगपतियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरान मुलाकात होगी। तो भारत के लिए, भारत की बेहतरी के लिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है। आज से 21 तक वो जापान रहेंगे और कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, कई ऐसे विषय जिसको लेकर वो चर्चा करते नजर आएंगे। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज बीजेपी के कमल मित्र कार्यक्रम का उद्घाटन, आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उद्घाटन करेंगे। हर निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी बनाएगी 200 महिला कमल मित्र। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब मिशन 2024 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है बीजेपी की। और इसी बीच आपको बता दें कि आज बीजेपी के कमल मित्र कार्यक्रम का उद्घाटन होना है।
इसका जो उद्घाटन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा करते नजर आएंगे। ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हर निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी बनाएगी 200 महिला कमल मित्र। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का मिशन कमल मित्र यहां पर, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। पीयूष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, क्या कुछ ये कार्यक्रम है कमल मित्र करके जो नाम दिया गया है, क्या कुछ मैसेज जो बीजेपी की तरफ से दिया जाना है इस नाम की, क्योंकि नाम में भी कहीं ना कहीं एक संदेश छुपा होता है, तो इस नाम में किस तरीके का संदेश? निश्चित रूप से आपने सही कहा कि नाम में भी कोई ना कोई संदेश छिपा रहता है। और कमल मित्र जिस तरीके से नाम दिया गया है, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी और खासियत रहती है कि जब भी एक चुनाव खत्म होता है, भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है। और चूंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बूथ स्तर पर जो खासतौर पर महिला कार्यकर्ता हैं उन तक किस तरीके से पहुंच बनाया जा सके। और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जाए। आज करीब 6 बजे के आसपास जो कमल मित्र कार्यक्रम की अगर हम बात करें, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन इस उद्घाटन के बाद अगर हम बात करें तो कई महीनों तक ट्रेनिंग दिया जाएगा महिला कार्यकर्ताओं को। बताया जा रहा है कि एक लोकसभा में करीब 200 कमल मित्र जो है वो बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी है। और इन कमल मित्र को जिस तरीके से आज से यानी कि 6 बजे जब उद्घाटन हो जाएगा तो इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, चूंकि जो कार्यकर्ता हैं वो अलग अलग फील्ड्स में भी हैं, चाहे इंजीनियर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें या अन्य जगहों पर बात करें, तो वो उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी एक तरीके से। और बाकायदा एक टेस्ट भी लिया जाएगा 2-3 महीने बाद। और इनको बाकायदा जो नमो ऐप है वहां पे इन महिला जो नेता है जिन्हें कमल मित्र बनाया जाएगा, इनकी सूची जारी की जाएगी। और इन महिला अगर हम बात करें महिला नेताओं की, काम रहेगा कि ये जनता के बीच में जाएं। कमल मित्र जो नाम दिया गया है, जनता के बीच में जाएं और खासतौर पर महिलाओं के बीच में जाएं। और प्रधानमंत्री की बात करें या मोदी सरकार की बात करें, जो मोदी सरकार ने योजनाएं खासतौर पर महिलाओं के लिए लेकर मोदी सरकार योजनाएं चला रही है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, सुकन्या योजना की बात करें या अन्य योजनाएं जो खासतौर पर महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, उसको किस तरीके से अपने अपने जो लोकसभा क्षेत्र में जिन 200 कमल मित्र जिनको बनाया जाएगा, जिन महिलाओं को, वो जाएंगे, अलग अलग तहसील में जाएंगे, अलग अलग गाँव में जाएंगे, जिलों की अगर हम बात करें जिला स्तर पर कार्यक्रम रखे जाएंगे। और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में लेकर जाना चाहती है। आपने देखा कि इससे पहले तमाम जो सांसद हैं उनको भी जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल भी पूरे हो रहे हैं। तो तमाम सांसदों से कहा गया है कि वो इस दौरान करीब 1 महीने तक अपने अपने क्षेत्रों में रहें। अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो वो अपने क्षेत्रों में रहें और कहीं ना कहीं मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच में लेकर जाएं। तो कमल मित्र की अगर हम बात करें तो आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। खुद प्रधानमंत्री अगर हम बात करें तो खुद जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इसका उद्घाटन करेंगे। और बीजेपी महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो महिला नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मौजूद रहेंगी। तो काफी महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो ये बताया जा रहा है। कमल मित्र बनाने की जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं आज से शुरू कर दी जाएगी। ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दिया जाएगा और लगातार इसको ट्रेंड किया जाएगा। जो लोग बीजेपी मुख्यालय नहीं आ पाएंगे, जो महिलाएं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ट्रेनिंग देंगी। और ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो सीधे तौर पे महिलाओं से जुड़ी हुई है और जिसका सीधा फायदा महिलाओं को मिल रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में किस तरीके से बदलाव करेगी, क्योंकि आपने पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव, आमतौर पे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो डोर टू डोर कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से शुरू किया था। लेकिन इस बार उसमें भी बदलाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने। और कहीं ना कहीं डोर टू डोर कैंपेन के साथ ये भी कहा गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कि वो घरों पर जाएं तो जो लोगों की समस्या है उसको ना सिर्फ सुने बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने की भी जो कोशिश है वो जिला स्तर पर किया जाए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में कमल मित्र बनाने की भी जो कवायद है वो कहीं ना कहीं
की जाएगी। बिल्कुल ही आज बेहद करीब शाम महत्वपूर्ण 6 कमल बजे मित्र के का ये आसपास से, उसके बाद कार्यक्रम लगातार जेपी नड्डा इसका उद्घाटन करेंगे और जब उद्घाटन करेंगे तो वो तस्वीर अपने आप पे बेहद खास हो जाएंगी। आप बने रहिएगा पीयूष हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ज्ञानवापी पर सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज है। आपको बता दें, हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई है। हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। सर्वेक्षण में शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने वाली कार्बन डेटिंग तकनीक का भी इसमें जिक्र था, यानी कि कार्बन डेटिंग जो तकनीक है वो भी इसमें शामिल थी। वाराणसी की जिला कोर्ट में आज 3 केस की सुनवाई भी होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। और उसके बाद आज क्या कुछ फैसला आता है देखना होगा। पीयूष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक दलील दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से वाराणसी कोर्ट की तरफ से कार्बन डेटिंग को इजाजत दे दी गई, उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई होगी, क्या कुछ माना जाए? सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? कितने बजे सुनवाई शुरू होगी? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें तो पिछली बार भी चूंकि सुनवाई के लिए डेट तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा लगातार चल रहा है, चाहे वाराणसी कोर्ट की बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, कार्बन डेटिंग के लिए कहा गया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग ना हो, और इसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ है। पूरी तरीके से याचिका डाली गई है और क्रमशः जिक्र किया गया है, जो मुस्लिम पक्ष की मांग है वो इसमें जिक्र किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं गुहार लगाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब हिंदू पक्ष की भी एंट्री हो चुकी है। हिंदू पक्ष साफ तौर पे कह रहा है कि कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट अगर देता है, उससे पहले हिंदू पक्ष की भी जो बातें हैं, जो याचिकाएं हैं या जो मांगे हैं, उसको सुना जाए, एक तरफा सुनवाई ना की जाए। ऐसे में थोड़ी देर का वक्त बचा है। बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर ये सुनवाई चूंकि शुरू हो जाएगी। जो बेंच बैठेगी उसके बाद सामने समक्ष इस पूरे का, उसके बाद अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला देता है या यूं कहें कि अगली कोई तारीख देता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की दलील कहीं ना कहीं सुनी जाएगी। मुस्लिम पक्ष की भी दलील सुनी जाएगी, हिंदू पक्ष की भी दलील सुनी जाएगी, क्योंकि लंबी प्रक्रिया चली है। आपने देखा होगा ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आई। उसमें शिवलिंग जैसी जो आकृति है वो निकलकर सामने आई। उसके बाद तमाम वहां पे एहतियात बरते गए, तमाम तरीके के जो आदेश हैं वो कोर्ट द्वारा वहां पे दिए गए। अभी भी वहां पे यथावत स्थिति कहीं ना कहीं बनी हुई है। जो कोर्ट ने जो आदेश दिया था वहां पे लगातार जो याचिकाएं हैं वो ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी डाली जाती रही है, और अभी भी जो याचिका डाली गई है इसमें सीधे तौर पे कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ने एक तरीके से यूं कहें कि चुनौती दी है, और कार्बन डेटिंग को ही कहीं ना कहीं चुनौती दी है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना फैसला सुनाता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की जब दलील सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं किसी निर्णय पर पहुंचेगा। हालांकि अब देखना होगा कि आज फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है या कोई अगली सुनवाई की तारीख देता है। बिल्कुल, आज फैसला आता है या फिर अगली तारीख दी जाती है, देखना होगा। आप नजर बनाए रखिएगा पीयूष, और जो भी जानकारी होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक खबर आपको बता देते हैं। थोड़ी ही देर में आज स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री का चार्ज लेंगे एसपी सिंह बघेल। आपको बता दें, एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिम्मेदारी उनको मिली है। अब तक कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री थे एसपी सिंह बघेल, लेकिन अब उनको एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका चार्ज थोड़ी ही देर में वो अब संभालने वाले हैं। वही दिल्ली से खबर आपको बता दें, जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। बीजेपी सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ये पहलवानों के समर्थन में आज पहुंच सकते हैं कांग्रेस नेता सचिन पायलट। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, पहलवानों ने की थी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील, और ऐसे में खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि आज सचिन पायलट पहुंच सकते हैं। यानी कि ये प्रदर्शन अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप रंग लेता नजर आ रहा है। कई ऐसे बड़े नेता जो यहाँ पहुंच चुके हैं, और इसी बीच आपको बता दें
कि जंतर मंतर में जहां पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है, इन पहलवानों की साफ तौर पर यह मांग है कि बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो। हालांकि एफआईआर दर्ज जरूर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ये तमाम पहलवानों का दल गया, वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आपकी जो अर्जी है वो मान ली गई है या एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि कब होता है इन पहलवानों का धरना प्रदर्शन खत्म, ये देखना होगा। दिल्ली से खबर आपको बता दें, कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसको लेकर फटकार लगाई है। राजनीति से ऊपर उठकर सोचे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। चीतों को राजस्थान ट्रांसफर करने पर विचार करे केंद्र सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और यहां पर केंद्र सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर सोचने के लिए कहा गया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरसीपी सिंह पटना पहुंचे हैं। आपको बता दें, सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए आरसीपी सिंह ने ये कहा है कि जेडीयू पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जो इतनी ज्यादा भीड़ आप देख रहे हैं वह कहीं दूसरी जगह पर नहीं है, ये सब जेडीयू के ही कार्यकर्ता हैं जो हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब बीजेपी का जेडीयू से तो कोई लेना देना नहीं है और ना ही जेडीयू से कोई चुनौती बीजेपी की है, क्योंकि जेडीयू अब समाप्त हो चुकी है। आपको ये बता दें कि आरसीपी सिंह के कई करीबी नेता जो पहले जेडीयू में थे, आज वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। वहीं औरंगाबाद में समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि समता पार्टी और पार्टी का चुनाव चिन्ह मशाल पहचान की मोहताज नहीं है। इसी पार्टी को आपको बता दें कि इसी पार्टी की कोख से निकले नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के एनडीए के साथ के कार्यकाल का नाम लिए बगैर ये कहा है कि पहले नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, लेकिन आज वह उस दल के साथ चले गए हैं जिसके शासनकाल को वह जंगल राज कहा करते थे। आज नीतीश कुमार उसी जंगल राज की वापसी करा रहे हैं। समता पार्टी इसका विरोध करता है। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार का बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, ये यहां पर कहा गया। तो उदय मंडल ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। दीनानगर में देर रात लूट की वारदात को अंजाम देने की नीयत से घर में घुसे बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी है। वहीं हत्या के बाद हत्यारों ने महिला के शव को गटर में फेंककर वो फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद एसएसपी गुरदासपुर, एएसपी दीनानगर, वहीं आपको बता दें फॉरेंसिक टीम, एसएचओ मेजर सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। घटना की जांच उन्होंने शुरू की। इस मौके पर मृतक की बेटी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਂਖਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਲਾ ਦੇਵੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਂਖਾ ਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ नोएडा से ही खबर है, जहां बिजली चोरी के मामले में जेई और एसडीओ सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें, मेरठ विजिलेंस की टीम ने चोटपुर कॉलोनी में ये छापेमारी की और 250 वर्ग मीटर में बने मकान में चल रहा था होटल, ये जानकारी मिली। होटल के साथ नर्सिंग होम और सिलाई सेंटर भी चल रहा था। विजिलेंस टीम ने 75 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी है। वहीं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंधक निदेशक के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। मुख्य अभियंता राजीव मोहन को इसके आदेश दे दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि एसडीओ योगेंद्र सिंह, जूनियर इंजीनियर शशि भूषण सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं।
चोटपुर, छिजारसी और गढ़ी में हर साल कई करोड़ रुपए की बिजली हो रही है चोरी। ये सूत्र के हवाले से खबर मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय माफिया बिजली देने के नाम पर करते थे ये वसूली। ये भी सूत्र के हवाले से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जिले में बैठे बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों में होता था बंदरबाट, ये खबर निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। वही विजिलेंस की कार्रवाई के बाद विभाग में अब हड़कंप मचा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली चोरी के मामले में जेई और एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। यहां पर जानकारी ये मिल रही है कि बिजली चोरी की गई। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। निशांत जी, क्या कुछ पूरा मामला, कैसे पुलिस को इसके इनपुट मिले, क्योंकि इस पूरे मामले में जेई और एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है? बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए, मेरठ विजिलेंस खुद नोएडा पहुंचती है। नोएडा पहुंचने के बाद जिस तरीके से सूचना लगातार मिल रही थी कि बिजली चोरी हो रही है, हालांकि ऐसी हाईटेक सिटी के अंदर बिजली चोरी की सूचना मिलना एक बड़ा सवाल हो रहा है। और मेरठ जो विजिलेंस है वो छापेमारी करती है और छापेमारी के बाद जो यहाँ के एसडीओ हैं और जेई जो है उनकी संदिग्धता पाई जाती है। हालांकि उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, सस्पेंड की कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि जिस तरीके से चोटपुर कॉलोनी हो, छिजारसी हो, गढ़ी हो, इनके अंदर सूत्रों से जानकारी है कि करोड़ों रुपए की महीने की चोरी हो रही है, जबकि स्थानीय कुछ दबंग लोग हैं, बिजली विभाग के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हालांकि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि लोकल जो टीम है, लोकल जो बिजली विभाग की टीम है, लोकल जो विजिलेंस की टीम है, वो कार्रवाई क्यों नहीं करती, वो शिकंजा क्यों नहीं कसती। मेरठ की टीम ने जब शिकंजा कसा, 75 लाख रुपए की बिजली चोरी मौके पर पकड़ी, हालांकि संदिग्धता मिली, तो जिसके बाद जो एच ब्लॉक बिजली के जो स्टेशन ऑफिसर हैं, जो एसडी हैं, उनको सस्पेंड किया गया है, साथ ही जेई को सस्पेंड किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो इसमें संदिग्धता देखी जा रही है, लोकल के जो दबंग हैं, जो माफिया हैं, जो कहीं ना कहीं बिजली वसूली करते हैं, करोड़ों रुपए की महीने की वसूली हो रही, जो सूत्रों से जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं। और पहले भी हम इस खबर को प्रमुखता से दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं, जहां यहाँ के जो मुख्य अभियंता हैं, वो क्यों नहीं कार्रवाई करते, क्योंकि अन्य जगह की जब टीम आती है उसके बाद बिजली चोरी पकड़ी जाती है और जिसके बाद कार्रवाई की जाती है। तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, विजिलेंस टीम की ये बड़ी कार्यवाही, और कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ ये एक ही मामला नहीं, ऐसे कई मामले सामने आ रहे होंगे, क्योंकि नोएडा ये पूरा है, यहाँ पर कहीं एक जगह पर इनपुट मिलते हैं, वहाँ छापेमारी की जाती है और इतनी बड़ी मात्रा में बिजली चोरी की जो खबर है वो सामने आती है। ऐसे में नोएडा में बहुत सारी ऐसे होंगे, बहुत सारे ऐसे मकान होंगे जहाँ इस तरीके की हरकतें की जाती होगी, बिजली चोरी की जाती होगी। ऐसे में फिर कितना सख्त यहाँ पर कानून है? देखिए सपना, सबसे बड़ी बात है कि 250 गज के मकान के अंदर होटल चल रहा था, नर्सिंग होम चल रहा था और सिलाई सेंटर चल रहा था। जिसके बाद जब मेरठ विजिलेंस ने वहां पर छापा मारा तो छापा मारने के दौरान 75 लाख रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। हालांकि उस मामले में जब मिलीभगत देखी गई तो प्रबंधक के द्वारा आदेश किए गए मुख्य अभियंता को, जिसके बाद ये सस्पेंड की कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो अधिकारी पहले क्यों नहीं जागे थे। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, 250 गज के मकान के अंदर एक नर्सिंग होम चलना, एक होटल चलना, एक जो सिलाई सेंटर चलना, वो कौन सा कानून है, कौन से नियम पालन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं संदिग्धता देखी जा रही है। लगातार बिजली चोरी हो रही है, लगातार मकानों में, घरों में बिजली चोरी हो रही है। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि घरों में मीटर और बिजली देने के नाम पर हर महीने 500 से 1000 रुपए वसूले जाते हैं। लोकल जो जेई होते हैं, लाइनमैन जो होते हैं, नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके की यहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है। हालांकि उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि देखना होगा आने वाले समय में और कितने ऐसे लोग जिन पर इस तरीके की कार्रवाई की जाती है अगर वो बिजली चोरी कर रहे हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक साझा की। आगे बढ़ते हैं, कानपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ पुलिस कमिश्नर की गाड़ी पर बैठकर 2 युवकों ने रील बनाई है। आपको बता दें, युवकों के इस दुस्साहस की खबर आने के बाद पुलिस दोनों युवकों की तलाश में अब जुट गई है। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक युवक हिंसा के आरोपी अपराधी कल्लू कातिल का भाई है, जिसका नाम फैजल बताया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने दोनों की पहचान में अब वो जुट गई है। दोनों युवकों ने ये रील इंस्टाग्राम पे डाली,
जिसको पुलिस ने देखा और अब पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।